नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम वीकली कंपाइलेशन के पार्ट 12 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें 7 जनवरी से लेके 13 जनवरी 2024 के जो 10 इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो और हाँ, एक चीज़ और याद रखिएगा कि इस वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और करंट अफेयर देखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट डेज़ के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले नेशनल डे की बात करते हैं। इस हफ्ते में कौन कौन से नेशनल डे मनाए गए। 9 जनवरी को जो है वो NRI यानी कि अनिवासी भारतीय दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। 11 जनवरी को लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि मनाई गई। 11 जनवरी को ही राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया गया। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और 13 जनवरी को लोहड़ी पर्व जो है वो मनाया गया। और अगर इंटरनेशनल डे की बात की जाए तो 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 7 जनवरी को महायान नववर्ष, 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस और 8 जनवरी को ही पृथ्वी का घूर्णन दिवस और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस जो है वो मनाया गया था। आज का कोट ऑफ द डे देख लेते हैं। आज के कोट ऑफ द डे में आइंस्टीन जी के द्वारा एक बात कही गई थी कि सफलता का रहस्य यह है कि असफलता से डरना बंद कर दो। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको डर लग रहा है कि वहाँ तक हम उस मंजिल तक कैसे पहुँचेंगे, तो डरना सबसे पहले आपको बंद करना होगा। आपको अपने अंदर ये यकीन करना होगा कि हाँ, मैं कर सकता हूँ। उसके बाद आप किसी भी काम को मन लगा के करेंगे तो आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिल जाएगी। इसी कोट के साथ आज की पहली न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। पहला न्यूज़ है कि भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय का हज समझौता जो है वो हो गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी जो हैं वो 7-8 जनवरी 2024 को 2 दिवसीय दौरे पर सऊदी अरब गई थी। इस दौरे का मुख्य जो उद्देश्य था वह भारत और सऊदी अरब के बीच हज समझौते पर हस्ताक्षर करना था। इस समझौते के तहत भारत को 2024 में लगभग 1,75,000 हज यात्रियों को भेजने की अनुमति जो है वो दी गई है। श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने इस दौरे को भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ते संबंधों का प्रतीक बताया है और उन्होंने यह भी कहा है कि यह समझौता जो है वह दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों को और भी मजबूत करेगा। इस दौरे के दौरान स्मृति ईरानी जी ने भारतीय व्यापारियों और प्रवासियों से भी मुलाकात की। उन्होंने भारतीय व्यापारियों को सऊदी अरब में व्यापार के अवसरों के बारे में भी बताया है। तो आज की पहली न्यूज़ क्या हो गई? आज की पहली न्यूज़ थी कि स्मृति ईरानी जी सऊदी अरब के दौरे पर थी। उन्होंने वहाँ पर भारत और सऊदी अरब के बीच द्विपक्षीय हज समझौता को जो है वो उस पर साइन किया है। दूसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या है? दूसरी न्यूज़ है कि रघुराम अय्यर जी को भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL की टीम राजस्थान रॉयल्स के पूर्व अधिकारी रघुराम अय्यर को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया है। इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन ने कहा है कि नामांकन समिति जो है उसके द्वारा आयोजित सावधानीपूर्वक चयन प्रक्रिया के बाद अय्यर जी को इसका CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। रघुराम अय्यर जी के पास स्पोर्ट्स मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है। उन्होंने IPL टीमों में राजस्थान रॉयल्स के लिए, लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए और राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के CEO के रूप में कार्य किया है। साथ ही फुटबॉल में, ठीक है, ISL इंडियन सुपर लीग क्लब और ATK मोहन बागान और अल्टीमेट टेबल टेनिस UTT फ्रेंचाइजी RPSG मावेरिक्स के साथ भी इन्होंने मिलकर काम किया है। तो आज की दूसरी न्यूज़ क्या हो गई? दूसरी न्यूज़ हो गई कि रघुराम अय्यर जी को भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है वो नियुक्त किया गया है। तीसरे न्यूज़ की बात करते हैं। तीसरी न्यूज़ जो है वो पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जो है वो जीत लिया है। पंचायती राज मंत्रालय ने सन 2024 में सार्वजनिक नीति संवाद कॉन्क्लेव में स्वामित्व योजना के माध्यम से भूमि शासन में डिजिटल परिवर्तन पहल के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जो है वो जीता है। यह जो पुरस्कार है वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद के द्वारा दिया गया है। स्वामित्व योजना एक सरकारी योजना है, गवर्नमेंट स्कीम है,
जो ग्रामीण भारत में भूमि स्वामित्व के दस्तावेजीकरण के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और आधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग करती है। यह जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व के अधिकारों को मजबूत करने और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। स्वामित्व योजना के तहत अब तक लगभग 2.90 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य जो है वो पूरा हो चुका है और 1.06 लाख गांवों में 1.66 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री जो इस समय हैं वह कौन है? वो गिरिराज सिंह जी हैं। कौन है? गिरिराज सिंह जी है। तो आज की तीसरी न्यूज़ क्या हो गई? तीसरी न्यूज़ में पंचायती राज मंत्रालय ने स्वामित्व योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ नवाचार पुरस्कार जो है वो जीत लिया है। चौथी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ क्या है? चौथी न्यूज़ में वरुण तोमर जी ने एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक, जबकि अर्जुन चीमा जी ने रजत पदक जो है वो हासिल किया है। भारतीय निशानेबाज वरुण तोमर जी ने इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 239.6 के स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता है और अर्जुन चीमा जी ने 237.3 के स्कोर के साथ रजत पदक जो है वो हासिल किया है। वरुण तोमर जी ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया और लगातार अच्छे स्कोर बनाए थे। उन्होंने 20वीं रैंक पर शुरुआत की, लेकिन फिर लगातार 10 स्कोर किए और फाइनल में शीर्ष पर पहुंच गए। अर्जुन चीमा जी ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन वह वरुण तोमर से पीछे रह गए। मंगोलिया के दावाखू एन खताईवान ने 217.2 के स्कोर के साथ कांस्य पदक जो है वो हासिल किया है। वरुण तोमर जी ने इस जीत से भारत के लिए पेरिस ओलंपिक में एक और कोटा स्थान जो है वह सुरक्षित हो गया है। भारत पहले ही 13 कोटा जो है स्थान हासिल कर चुका है। तो आज की चौथी न्यूज़ क्या हो गई कि वरुण तोमर जी ने और अर्जुन चीमा जी ने क्रमशः स्वर्ण पदक और रजत पदक जो है वो हासिल किया है। पांचवी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। पांचवी न्यूज़ क्या है? भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय क्रिकेट के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह जो पुरस्कार है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च खेल सम्मान है। शमी को यह जो पुरस्कार है वो 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा प्रदान किया गया है। शमी जी को यह जो पुरस्कार है उनके शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 150 से अधिक विकेट चटकाए हैं। उन्होंने 2023 में भारत के वनडे विश्व कप जिताने में नहीं, वनडे विश्व कप के फाइनल में पहुंचने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, क्योंकि फाइनल में हम हार गए थे। किससे हारे थे? ऑस्ट्रेलिया से हार गए थे। तो आज की पांचवी न्यूज़ क्या थी कि भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी जी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आज की छठवीं न्यूज़ क्या है? छठवीं न्यूज़ में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण जो है वो शुरू हो चुका है। 10 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण शुरू किया है। यह जो कार्यक्रम है वो 3 दिवसीय कार्यक्रम में लगभग 34 भागीदार देश और 130 से ज़्यादा देशों के प्रतिनिधि जो है वो शामिल हुए। इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि थे वो यूएई यूनाइटेड अरब अमीरेट्स के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। इस समिट की जो थीम थी वो थी गेटवे टू द फ्यूचर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो है वो आत्मनिर्भर भारत के लिए समृद्ध गुजरात की परिकल्पना के लिए एक नई ऊंचाइयां हासिल करता रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले सालों में भारत जो है वो दुनिया के शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाओं में से एक होगा। इस समिट में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ने बीते 20 सालों में निवेश और रिटर्न के नए रास्ते जो है वो खोले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि भारत दुनिया में विश्व के लिए नई किरण बनकर उभरा है और निवेशकों के लिए देश के कोने कोने में जो है वो अवसर भी प्रदान किया गया है। तो आज की छठवीं न्यूज़ क्या हो गई कि वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और यह कितने दिवसीय कार्यक्रम है? यह 3 दिवसीय कार्यक्रम है। और इसके जो मुख्य अतिथि किस देश के थे? यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान जी थे। इस समिट की जो थीम थी वो क्या थी? वो गेटवे टू द फ्यूचर थी। याद रखिएगा इसके बारे में।
चलिए स्टार्ट। तो छठवीं न्यूज़ क्या हो गई? छठवीं न्यूज़ में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट का 10वां संस्करण शुरू हो चुका है। सातवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। सातवीं न्यूज़ क्या है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 7 जनवरी 2024 को हुए आम चुनावों में अपनी पार्टी आवामी लीग, ये आवामी लीग की मतलब है ना नेता, इनको भारी जीत दिलाने के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए फिर से चुनी गई हैं। चुनाव में आवामी लीग ने 300 सदस्यीय सीटों में से 223 सीटें जीती, भारी बहुमत से जीती हैं भाई। और शेख हसीना जी के जो पिता हैं वो मुजीबुर रहमान जी 17 अप्रैल 1971 से लेके 15 अगस्त 1975 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। 15 अगस्त 1975 को उनकी हत्या हो गई थी। उसके बाद शेख हसीना जी ने AAL की बागडोर यानी कि आवामी लीग, अपनी पार्टी आवामी लीग की बागडोर जो है वो संभाली और साल 1981 में AAL की नेता चुनी गई। ये 2009 से लगातार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में तेज़ी से वृद्धि भी हुई है। 2009 में बांग्लादेश की GDP जो थी वो प्रति व्यक्ति $1210 थी और 2023 में यह बढ़कर $2230 जो है वो हो गई है। तो सातवीं न्यूज़ क्या थी कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी लगातार 5वीं बार प्रधानमंत्री पद की जो है वो शपथ लेंगी। आठवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। आठवीं न्यूज़ क्या है कि USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के एक अध्ययन के मुताबिक बोतलबंद पानी में नैनो प्लास्टिक संदूषण की जो है वो समस्या पाई गई है। USA के कोलंबिया विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने हाल ही में एक अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि बोतलबंद पानी में नैनो प्लास्टिक संदूषण की समस्या है। अध्ययन में यह भी पाया गया है कि 1 लीटर बोतलबंद पानी में औसतन 2.4 लाख नैनो प्लास्टिक कण होते हैं। इनमें से लगभग 90% कण जो है वो नैनो आकार के हैं, जिनका आकार 1 माइक्रोमीटर से भी कम होता है। नैनो प्लास्टिक माइक्रोप्लास्टिक से भी छोटे होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरा उत्पन्न करते हैं। ये आंतों और फेफड़ों से सीधे रक्त प्रवाह में प्रवेश कर हृदय को और मस्तिष्क सहित अंगों तक जा सकते हैं। वे व्यक्तिगत कोशिकाओं पर आक्रमण भी कर सकते हैं और नाल के माध्यम से अजन्मे शिशुओं के शरीर में भी प्रवेश कर सकते हैं। आकार और प्रकार के आधार पर उनका स्वास्थ्य पर अलग अलग प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए छोटे नैनो प्लास्टिक अधिक आसानी से शरीर के ऊतकों में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि जो बड़े नैनो प्लास्टिक हैं वो अधिक आसानी से शरीर के भीतर जो है वो जमा हो सकते हैं। बोतलबंद पानी अनुमान से कहीं ज़्यादा खतरनाक बताया जा रहा है, क्योंकि इसकी हर बूंद में प्लास्टिक के लाखों कण होते हैं जो पानी के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक से बोतलबंद पानी में मौजूद प्लास्टिक के कणों की गिनती की। इसमें 1 लीटर पानी में औसत 2.4 लाख प्लास्टिक के कण मिले हैं। शोध में जिस नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है उसे स्टिमुलेटेड रैमन स्कैटरिंग माइक्रोस्कोपी जो है वो कहा जाता है। इसमें जांच के नमूने को 2 लेज़र के नीचे परखा जाता है ताकि समझा जा सके कि वे मॉलिक्यूल किस चीज़ के जो है वो बने हुए हैं। तो याद रखिएगा, आज की आठवीं न्यूज़ क्या है कि USA के एक अध्ययन के मुताबिक बोतलबंद पानी में नैनो प्लास्टिक संदूषण की समस्या पाई गई है। और ये जो अध्ययन है ये किया किसने है? USA में कोलंबिया विश्वविद्यालय ने यह शोध जो है वह किया है। नौवीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। नौवीं न्यूज़ क्या है कि भारत के सबसे लंबे अटल सेतु पुल का जो है वो प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुंबई में समुद्र पर बने भारत के सबसे लंबे पुल का उद्घाटन किया। इस पुल का जो नाम है वह अटल सेतु रखा गया है। यह जो पुल है वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है। यह जो पुल है वो 21.8 किलोमीटर लंबा है और यह मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ता है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच की दूरी को लगभग 30 किलोमीटर कम कर देगा। यह मुंबई से पुणे, गोवा और दक्षिण भारत की यात्रा में भी लगने वाले समय को कम करेगा। पुल का जो निर्माण है वो 17,840 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसका जो निर्माण है वह 2016 में इसका निर्माण शुरू हुआ था और 2024 में यह पूरा हो चुका है।
पुल का जो निर्माण है वो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया गया है। तो आज की 9वीं न्यूज़ क्या हो गई कि भारत के सबसे लंबे अटल सेतु का प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है। आज की 10वीं और आखिरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। वो क्या है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप में इंटरनेट की क्लीसॉफ यानी कि KLISOFS परियोजना का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 जनवरी 2024 को लक्षद्वीप में KLISOFS परियोजना का शुभारंभ किया। यह जो परियोजना है वो लक्षद्वीप को एक विश्व स्तरीय इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इस परियोजना के तहत लक्षद्वीप में एक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जाएगी जो इसे भारत के मुख्य भूमि से जोड़ेगा, जिससे लक्षद्वीप को 100 Gbps की इंटरनेट गति जो है वो प्राप्त होगी। आपको पता होगा अभी इस समय लक्षद्वीप और वर्सेस मालदीव भी चल रहा है, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो लोग होते थे हॉलीडे मनाने के लिए मालदीव जाते थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी लक्षद्वीप का दौरा किया, लगभग 2 से 3 दिन तक वहाँ तक रहे और अपनी फ़ोटो को ना उन्होंने सोशल नेटवर्किंग साइट पे शेयर किया। तो फिर एक तरीके से टूरिज़्म के लिए ये प्रमोशन करने का एक तरीका था। तो अब जैसे जैसे प्रमोशन होता रहेगा, लोग लक्षद्वीप में जाके रहेंगे, तो वहाँ पे सारी सुविधाएं भी जो है वो डेवलप की जाएंगी। और इस परियोजना के जो लाभ हैं उसके बारे में नीचे दिया गया है। पहला लाभ क्या है कि यह जो है वो लक्षद्वीप के लोगों को तेज़ और विश्व स्तरीय इंटरनेट की सुविधा प्रदान करेगा, ये तो पता ही है। दूसरा जो है यह शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और अन्य क्षेत्रों में विकास के अवसर को भी बढ़ाएगा। और तीसरा है यह लक्षद्वीप को एक वैश्विक केंद्र बनाने में मदद करेगा। तो ये जो सीरीज़ है और ये जो करंट अफेयर की सीरीज़ है कैसी लग रही है आपको, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।